हाय ऑल ऑफ यू। सो यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। आज हम 41st पार्ट पे हैं आपके एमसीक्यू के, जहाँ पे अनदर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम खत्म करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 801 to 820। राइट, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट करता हूँ आपके एग्जाम्सन के लिए, बैंकिंग, प्रमोशनल, बैंकिंग, इंट्रांस, है ना, सीबीओ स्पेशली, है ना, एलबीओ, तो सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे अमूमन देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपकी सिलेबस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की है। राइट, शुरुआत करेंगे आपकी रफ्तार के साथ। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पार्ट नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 801, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक। आसान सा क्वेश्चन है कि बैंकों की प्राइमरी फंक्शन क्या है। आज के डेट में तो बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं बैंक के, अनलिमिटेड फंक्शंस हैं, लेकिन प्राइमरी जो फंक्शन है जिसके लिए बैंक को एस्टैब्लिश किया गया वो फंक्शन था कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग लोन्स, है ना। तो पहला देखते हैं क्या क्या है। कह रहा नॉट नहीं है, तो पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो प्राइमरी फंक्शन है ही। ग्रांटिंग एडवांसेस ये भी प्राइमरी फंक्शन है। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये जो इंश्योरेंस आज के डेट में हम बैंक का इंश्योरेंस के तहत बेचते हैं, चाहे वो लाइफ हो नॉन लाइफ हो, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, है ना। लेकिन जो डी ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी प्राइमरी फंक्शन तो बेसिकली पैसे लेना और पैसे देना है, बट यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना भी एक फंक्शन है आपके बैंक का, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। बहुत बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से हवाले से भी कहा गया है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बेचना है, बट अभी भी बैंक का इंश्योरेंस के तहत आपके बैंक में आप जब बैंक जाएंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा प्रेशर अगर किसी बिजनेस का रहता है, दैट इज cross selling, that is insurance policy, but insurance policy is not the primary function of bank, so right answer is C for question number 801. Question number 802, which of the following is the primary objective of monetary policy। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, एमपीसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, और आप देखते हैं कि उस मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स को, है ना, बाय मंथली या जब भी रिक्वायरमेंट हो तो अपडेट किया जाता है, चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट हो। तो उसमें पूछा जा रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मार्केट में मनी सप्लाई को मेंटेन रखना और प्राइस स्टेबिलिटी रखना, ये दोनों आपके प्राइमरी फंक्शन होते हैं। तो मनी सप्लाई तो यहाँ पर नहीं लिखा, बट यू हैव टू कंसीडर मनी सप्लाई एंड प्राइस स्टेबिलिटी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। राइट, तो ए इज द राइट आंसर। बी को देखते हैं, टू प्रोवाइड लोन्स टू गवर्नमेंट, तो ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है ना। टू इंश्योर लिक्विडिटी इन द मार्केट, ओके, और टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये फंक्शन है, बट प्राइमरी फंक्शन इज मनी सप्लाई एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 802। क्वेश्चन नंबर 803, व्हिच इज द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सावधानी से पढ़िएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में हम देखेंगे तो कह रहा है कि चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखने के बाद हमें लगता है कि ये तो भाई बिल्कुल सही है कि चेक आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन नंबर 6 में लिखा गया है, बट यहाँ पे ये नहीं पूछा रहा कि चेक क्या है, पूछा जा रहा है चेक का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। तो चेक इज ए अनकंडीशनल ऑर्डर, तो चेक एक ऑर्डर होता है जो अनकंडीशनल होता है। इस कारण से जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आपके ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, जिसमें कहा जा रहा है चेक इज ए अनकंडीशनल order to pay a fixed sum on a prefix date. This is what the characteristics of C. It's a negotiable instrument is right, but not the characteristics. तो यहाँ पे C is the right answer for question number 803. Question number 804. Reserve Bank of India is authorized to issue which of the following? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इशू करने का उसको ऑथराइजेशन है। तो देखिए, इशू और प्रिंट दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अगर प्रिंट आपसे पूछा जाता तो फिर हम कॉइन्स में भी टिक लगाते और हम आपके करेंसी नोट्स में भी टिक लगाते, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाते। लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग की बात नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इशुएंस की बात पूछी जाएगी। तो इशुएंस के लिए जो करेंसी नोट है ना, सिर्फ वही आरबीआई को ऑथराइज किया गया है कि आप करेंसी नोट प्रिंट कर सकते हैं। हाउएवर कॉइन्स एंड 1 रुपीज नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से प्रिंट किया जाता है। 1 रुपीज नोट पे आप फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, बट अगर इशुएंस की बात पूछी जाएगी ओनली एंड ओनली करेंसी नोट्स के लिए ही आरबीआई ऑथराइज है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 804। Question number 805. What is the minimum provisioning required by bank for doubtful asset that are overdue for more than 1 year or less than 3 year? देखिए,
जो आप एनपीए पढ़ेंगे दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उसके 4 कैटेगरी हमें देखना होता है। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, दूसरे को हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, तीसरे को हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट, और फोर्थ को हम बोलते हैं लॉस एसेट या फिर बैड लोन। स्टैंडर्ड एसेट मींस रेगुलर है, सब स्टैंडर्ड एसेट मींस व्हाट, रेगुलर तो नहीं है, मतलब ओवर ड्यू हो चुका है बट लेस देन 90 डेज के लिए है। सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि 90 डेज टू 1 ईयर के लिए सब स्टैंडर्ड है। डाउटफुल का मतलब 1 to 3 इयर्स के लिए है, और मोर देन 3 इयर्स के लिए वही अगर डाउटफुल कंटिन्यू रहता है दैट इज कॉल्ड लॉस एसेट। तो यहां पे जब प्रोविजनिंग की बात पूछी जाती है तो आप जाने कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में यहां भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का प्रोपोर्शन है, बट ओवरऑल मैं बता देता हूं सब स्टैंडर्ड के कैटेगरी में 15% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है, डाउटफुल के कंडीशन में आपकी 40% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है, और वही डाउटफुल अगर 3 इयर्स तक कंटिन्यू रहा उसे हम लॉस एसेट बोलते हैं, वहां पे 100% की प्रोविजनिंग करनी होती है। तो यहां पे आपसे डाउटफुल एसेट की प्रोविजनिंग पूछी जा रही है, तो बी विल राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 805। तो यहां पे प्रोविजनिंग की बात मैंने बता दी है कि प्रोविजनिंग कितना परसेंट कौन से कैटेगरी में करना पड़ता है, राइट। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा सर प्रोविजनिंग क्या होता है, तो उसके लिए टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं, तो आपको मालूम चलेगा प्रोविजनिंग होता क्या है, राइट ऑफ होता क्या है, अनरिकॉर्ड एसेट होता क्या है, और हम क्यों आखिर इसमें ट्रांसफर करते हैं, और बैंक को क्यों आखिर ये प्रोविजनिंग या राइट ऑफ ये करना पड़ता है आरबीआई के गाइडलाइन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 806, विच आर द फॉलोइंग which of the following is the appropriate treatment for loss asset under RBI guideline? लॉस एसेट पूछा जा रहा है, मतलब वैसा एसेट जिसमें कि ये कहा गया कि अब तो भाई इसमें रिकवरी आएगी नहीं, तो कह रहा है द एसेट इज टू बी रिटन ऑफ इमीडिएटली। यस, अगर लॉस एसेट हो गया तो वहां पे 100% प्रोविजनिंग के साथ उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक ने प्रोविजनिंग कर लिया है, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ। तो ए तो सही है। बी को हम देखते हैं, द एसेट इज टू बी प्रोविजनाइज्ड बाय 25%। नो, अगर राइट ऑफ हो रहा है तो 100% प्रोविजनिंग के साथ वो जाएगा चूंकि लॉस एसेट में जा रहा है। सी कहता है द एसेट इज कंसिडर्ड एज ए परफॉर्मिंग। अगर लॉस एसेट होता है तो परफॉर्मिंग की तो कोई बात ही नहीं होती। तो डी कहता है द एसेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए बट नॉट स्पेसिफिक प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड। कह रहा है एसेट इज रिक्वायर्ड क्लासिफाइड एज एनपीए। एनपीए आ गया, कैटेगरी में आ गया, तो प्रोविजनिंग उसकी होनी ही होनी है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 806। Question number 807, which of the following is the correct classification of an asset if loan is overdue for 90 days or but less than 12 month, that is 90 days to 1 year के पीरियड का जो लोन होता है उसे हम कौन से कैटेगरी में रखते हैं? तो आप जाने दैट इज सब स्टैंडर्ड एसेट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अप टू 90 डेज के लिए अगर ओवर ड्यू है तो वो स्टैंडर्ड एसेट में आएगा, 90 डेज टू 1 ईयर कैटेगरी में है तो सब स्टैंडर्ड में आएगा, 1 to 3 ईयर कैटेगरी में है तो डाउटफुल में आएगा, और मोर देन 3 ईयर कैटेगरी में है तो लॉस एसेट में आएगा। तो ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 807। Question number 808, what is the required minimum provisioning for doubtful asset that has been overdue more than 3 years? देखिए वैसा डाउटफुल एसेट जो मोर देन 3 इयर्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो लॉस एसेट हो गया। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर लॉस एसेट है तो उसकी जो प्रोविजनिंग होगी वो 100% होगी। सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 808। Question number 809, which of the following is true regarding the prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning for bank in India? पहला कहता है बैंक is required to recognize income on the accrual basis for all loans। all loans यहां पे आ गया, इनकम के लिए all loans नहीं पॉसिबल है। बी कहता है बैंक must classify a loan as NPA only after the borrower default for 180 डेज। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब जैसे ही ओवर ड्यू हो गया अप टू 90 डेज के पीरियड में नहीं आया तो उसे हम एनपीए कहते हैं। तो नॉट 180, इट शुड बी 90 डेज। तो ये भी इनकरेक्ट है। सी कहता है प्रोविजन ऑफ एनपीए आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर लोन्स गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसी को भी दिया गया, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी है, बीपीएफ, किसी को भी दिया गया है, और अगर स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में आता है तो उसकी प्रोविजनिंग होनी ही होनी है। सी इज रॉन्ग अगेन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यहां पे कह रहा है। डी कहता है बैंक नीड टू क्लासिफाई द प्रोविजन एनपीए बेस्ड ऑन द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आरबीआई के आधार पे हमें क्लासिफिकेशन करना होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का लोन क्यों ना हो। Question number 810, which of the following is true regarding classification of non-performing asset by bank? A ऑप्शन कहता है बैंक must classify a loan as NPA when it becomes overdue for 90 days।
सॉरी नॉट 60 डेज, 60 डेज के लिए नहीं होता, 90 डेज के लिए होता है, तो ए इज रॉन्ग। बी कहता है ए लोन बिकम एनपीए व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आप कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है वो आपकी एनपीए की है कि वैसा लोन जहां पे 90 डेज तक कोई भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं आया है, उसी एसेट्स को हम कहते हैं कि हमारा एसेट ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट एसेट कॉल्ड एनपीए। तो बी इज करेक्ट। हाउएवर वी विल फाइंड द ऑप्शन व्हिच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर सी, ओनली कमर्शियल लोन्स आर considered NPA, commercial loan okay, and retail loans are exempt for classification। नहीं, all loans चाहे रिटेल है या होलसेल है, किसी भी लोन को वो क्लासिफिकेशन करना ही होता है, तो सी इज अगेन रॉन्ग। डी कहता है लोन इज ओवरड्यू फॉर 180 डेज, 180 डेज नहीं 90 डेज होनी चाहिए, तो बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 810। क्वेश्चन नंबर 811, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC? इंडिया की जो पहली ARC थी उसका नाम था ARCIL, दैट इज आरसिल, है ना। तो यहां पे देखते हैं क्या है वो आरसिल। तो कहता है पहला ARC act as intermediaries that help recover bad loans by acquiring them from bank as a discount। yes, ये सही है कि ARC वो कंपनी होती है जो RBI के द्वारा ऑथराइज होती है, जो बैंकों के बैड लोन्स को परचेज करती है डिस्काउंट में। सपोज 1 करोड़ का लोन है तो 80 करोड़ में वो 80 लाख में परचेज कर लेगी और उसका रिकवरी वो करेगी और बैंक को इमीडिएट 80 लाख रुपीस दे देती है, सो दैट बैंक का जो फॉलोअप है, जो मैन पावर लगा हो वो खत्म हो जाए, और यहाँ पे दोनों विन विन पोर्शन में रहते हैं। तो वहां पे ARC सही, दैट इज इंटरमीडियरीज है ना। बी कहता है ARC एक्ट एज ए कलेक्शन एजेंसी, नो इट्स नॉट कलेक्शन एजेंसी, है ना। को सी कहता है ARC आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टैंडर्ड एसेट, नहीं, इट्स नॉट मैनेजिंग स्टैंडर्ड, इट्स ओनली फॉर बाइंग ऑफ बैड लोन्स और लॉस एसेट्स, है ना। डी कहता है ARC एक्ट एज लेंडर टू बिजनेस, लेंडर नहीं है, ये क्या है, रिकवरी का काम करती है ऑफ बैड लोन्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडियरीज। ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 811। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 812 पे हम जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोसीजर फॉर डीलिंग विथ NPA अंडर सरफेसी एक्ट? कौन सा तो सही प्रोसीजर है? पहला कहता है बैंक कैन ऑक्शन ऑफ एसेट दैट आर मॉर्गेज एज सिक्योरिटी टू रिकवर NPA विदाउट द नीड ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन। यस, सरफेसी वो आपकी एक्ट है 2002 की, वो एक्ट है जिसमें ये इंपावर किया गया बैंक को विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आप उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द सरफेसी एक्ट इज, जिसमें बैंक को ये ताकत दी गई। अदरवाइज पहले कोर्ट में जाना था, फिर उससे क्या नोटिस लेना था, फिर सर्व करना था, बहुत सारे ऐसे सिस्टम एंड प्रोसीजर थे जिसको हटा के ओनली दिस इज फॉर मॉर्गेज प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो ए इज राइट। बी को देखते हैं, बैंक मस्ट फर्स्ट फाइल लॉसूट, लॉसूट में भी जाने की जरूरत नहीं है। The SARFAESI Act only applies government owned bank, नहीं, this applies for all bank and NBFCs, है ना। तो नॉट ओनली गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट हो, RRB हो, है ना, कोऑपरेटिव हो, शेड्यूल कमर्स, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, NBFC, जो सबके लिए ये सरफेसी एप्लीकेबल है। ओनली लार्ज कॉर्पोरेट्स, नॉट फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, फॉर ऑल रिटेल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 812 आंसर इज ए। Question number 813, which of the following is a potential consequence of having the high level of NPA in banking sector? क्या होगा अगर NPA बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है improved profitability of bank due to increase इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम NPA। ओके, बी कहता है रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी। यस, दिस इज व्हाट द राइट। अगर NPA बढ़ेगा तो उतने बैंकों का पैसा क्या होगा, तो NPA हो गया, तो वो पैसे मार्केट में फिर से लोन के रूप में बैंक नहीं कस्टमर को लेंड कर सकती है, तो रिड्यूस हो जाएगा। क्या रिड्यूस होगा, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जो क्रेडिट देने की क्षमता एक बैंक की है। सपोज मेरे पास 10 रुपए है और 10 रुपए में से 5 रुपया किसी ने लेके और दे ही नहीं रहा, तो मेरे पास अभी जो आपको या किसी और को देने की क्षमता है वो 5 रुपए की ही है, राइट। तो इसका आंसर रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी वो कॉन्सिक्वेंस होगा अगर NPA बढ़ता चला जाएगा तो बी इज राइट। सी को देखते हैं, इंक्रीज लेंडिंग बाय बैंक, इंक्रीज तो होगा ही नहीं। डी, रिडक्शन इन द नीड ऑफ लोन लॉस प्रोविजनिंग, ये भी नहीं। बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 813। क्वेश्चन नंबर 814, विच NPCI सर्विस अलाउज फॉर कैशलेस कार्डलेस विड्रॉ ऑफ फंड यूजिंग आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन? तो आप जाने कि आधार जो NPCI का
एनपीसीआई इज द फादर, और आप कह सकते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट, चाहे वो आईएमपीएस हो, चाहे वो नैच हो, चाहे एईपीएस हो, चाहे यूपीआई हो, ये सब एनपीसीआई के हवाले से ही चलता है ना। इसमें जो कह रहा है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब आप सिर्फ अंगूठा लगाएंगे, आप अपने फिंगर को आप लगाएंगे, है ना, थंब इंफॉर्मेशन आप लगाएंगे उस बायोमेट्रिक मशीन पे, तो पैसे आपको मिल जाएंगे। जनरली ये किसी बीसी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट किसी छोटे गांव, छोटे कस्बे में या शहरों में भी देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड एईपीएस, या इसी को दूसरे शब्दों में हम एबीपीएस भी बोलते हैं। एईपीएस का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, और इसी को अगर एबीपीएस के फॉर्म में देखा जाएगा तो हम बोलेंगे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो 814 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 815, which type of bank account generally offers higher interest rate and requires the account holder to make fixed deposit over a प्री डिटरमाइंड पीरियड? देखिए, अगर सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की बात पूछी जाती तो फिक्स डिपॉजिट हमारा राइट आंसर होता है, लेकिन बोल रहा है प्री डिटरमाइंड पीरियड, मतलब थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पैसे जमा करना है। दैट इज फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, कि हर मंथ 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं वैसे बैंकों में आरडी कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक बड़ा क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। दिस इज कॉल्ड आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ऑप्शन डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 815। क्वेश्चन नंबर 816, व्हिच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज टिपिकली यूज्ड बाय salaried employees to save money and earn interest and does not require a minimum balance? जो भी salaried employee हैं वो किसी न किसी बैंक में अपने अकाउंट को रखते हैं, उस अकाउंट को हम सैलरी अकाउंट के नाम से जानते हैं। चूंकि उस अकाउंट में हर मंथ सैलरी आ रहा है, इस कारण से वहां पे किसी भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, बट जो कैटेगरी होती है उसे सैलरी अकाउंट करते हैं। चाहे वो सीएसपी हो, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज हो, सीजीएसपी हो, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज एसजीएसपी हो, रेलवे आरजीएसपी हो, रेलवे गवर्नमेंट सैलरी पैकेज हो। तो यहाँ मल्टीपल जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के अकाउंट बैंकों में रहता है, उनकी जो प्रोडक्ट कोड होती है अलग अलग होती है। तो ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 816. Question 817, which of the following of bank account is in which type of bank account is the deposited amount locked in for a specific period? आपने जमा किया वो अमाउंट लॉक हो जाएगा, एंड प्रीमेच्योर विड्रॉ में इनकर ए पेनल्टी। लॉक तो हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं उसे विड्रॉ करना तो आप कर सकते हैं, बट पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। दिस इज व्हाट एप्लीकेबल ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम टीडीआर कहते हैं, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं, जिसमें 7 days to 10 years का पीरियड होता है। मिनिमम 7 days के लिए आप कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉर 10 years के लिए आप कर सकते हैं। इसमें अगर प्री मेच्योर विड्रॉल आप करते हैं तो पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 817। Question number 818, which type of account is primarily designed for businessmen and firms to facilitate daily transaction without limit on deposit withdrawal? देखिए, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं कासा, है ना। कासा को अगर तोड़ के हम देखेंगे तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। दिस करंट अकाउंट इज ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, है ना। किसी का आउटलेट है, रिटेल है, होलसेल है, वहां पे डेली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और वो पैसे वो जमा करना चाहता है तो करंट अकाउंट में करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं होती है। मल्टीपल टाइम आप विड्रॉ, मल्टीपल टाइम आप डिपॉजिट कर सकते हैं। हाउएवर आप सैलराइड अकाउंट है ना, या हमारा और आपका एक सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन मतलब जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो लिमिटेड है। द यूएसपी ऑफ करंट अकाउंट इज ओडी, मतलब इफ आपके अकाउंट के लिमिट के आधार पे आपको एक एक्सेस विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, है राइट। तो बिजनेसमैन के लिए यहां पूछा जा रहा है कौन सा अकाउंट होगा, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 818। ओडी वो फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट होल्डर को बेसिकली हम देते हैं, जिसमें उनके लिमिट के आधार पे एक सर्टेन लिमिट फिक्स किया जाता है। इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज करंट अकाउंट, उस लिमिट को वो अवेल कर सकता है। दैट इज व्हाट द यूएसपी ऑफ करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, दैट इज 819, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज बेस्ट सुटेड फॉर इंडिविजुअल लुकिंग टू सेव मनी ओवर द टाइम with a moderate interest rate and no fixed deposit requirement, है ना। तो कोई फिक्स डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सेविंग कर रहा है, तो क्या है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 820, which type of bank account primarily intended for everyday transaction providing easy access to fund but typically offering little टू नो इंटरेस्ट?
करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है ना। तो और वो अकाउंट क्या है, तो एवरीडे ट्रांजेक्शन के लिए होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर लास्ट, that is 810 of part number 41. Thank you so much for watching this important video.